नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो आपके शिक्षण पेडागोजी, जैसा कि हमने आपसे कहा था, उसकी तीसरी क्लास होने वाली है। जिन भी बच्चों ने पहली दोनों क्लासें नहीं देखी हैं वो जरूर देखिएगा। ये जो सीरीज है वो 2020 सीरीज है, यानी कि 20 से ज़्यादा प्रश्न इसमें आपको कराए जाएंगे जो आपके पेडागोजी और आपके सीडीपी पर आधारित होंगे। ऐसे समझिएगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हैं और इसमें हमने आप वो प्रश्न रखे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर अपनी, तो मैं मनीष कुमार, मैंने लगातार 4 बार स्वयं अपने सीटेट एग्जाम को क्लियर किया है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। तो मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े थे, वो हर प्रश्न आपको कराने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासें आपको समय पर मिलती रहेंगी। चलिएगा, शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित से दूसरे विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय, शिक्षण यहाँ पर शिक्षण करते समय किस माध्यम का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यानी कि जब हम दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, दूसरे विद्यार्थियों के साथ जब शिक्षण करते हैं तो हमें किन चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। पहला है कि श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु को मौखिक रूप से व्याख्या करनी चाहिए। सही बात है कि मौखिक रूप से व्याख्या करनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से समझ सकें कि बोर्ड पर लिखा क्या है। दृष्टिबाधित का मतलब बच्चा वो होता है जिसे दिखाई नहीं देता लेकिन वो सुन सकता है। ठीक है, उससे केवल आंखों की ही प्रॉब्लम है, बाद बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्पर्शग्राही मानचित्र देना, यानी कि जो स्पर्श करके देख सके कहाँ पर कौन सी चीज़ है, ये भी सही है, इसके लिए जरूरी है। सहायक उपकरणों की अनुमति देना, सहायक उपकरण बहुत हो सकते हैं, ब्रेल लिपि हो सकती है और चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, उभरी हुई चीज़ें हो सकती हैं, उभरे हुए अक्षर हो सकते हैं जिससे वो छू छू कर पढ़ कर देख सुन कर के देख सकता है, वो सॉरी पढ़ सकता है। अगला है कि अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण कर लेना। अब देखिएगा, जिस बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, उस बच्चे का अगर आप लोग लिखित परीक्षण लेंगे तो वो बच्चा लिखित परीक्षण दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। तो जो आपका विकल्प चौथा है वही आपका गलत हो जाएगा। हमें बच्चों के साथ में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, किससे बचना है? हमें इससे बचना है। चौथा वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों को करेंगे तो आप प्रश्नों में नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड को भी पहचानना जान जाएंगे, प्रश्न को कैसे हल करना है ये भी समझ जाएंगे और चीज़ें भी आसानी से समझ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं है? यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनमें इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चे होते कौन से हैं? प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और नए नए विचार अपने जीवन में लाते रहते हैं और नए नए प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो औसत बुद्धि से अधिक बुद्धि स्तर जिनका होता है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। औसत बुद्धि कितनी होती है? 90 से 110 के बीच में। इससे ज़्यादा बुद्धि वाले बालक जो होते हैं प्रतिभाशाली के अंतर्गत आ जाते हैं। उच्च स्तरीय समस्या समाधान भी कौशल भी होता है इनके अंदर, यानी कि जो चीज़ों को जो उच्च स्तरीय जैसे कोई समस्या दी जाती है तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ये हल कर सकते हैं। सही बात है। उसके बाद है कि कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल होता है। बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसमें मोटिवेशन तो होगा ही ना। लेकिन अगला है आपका कि जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, कि जानकारी जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली बालक जानकारी को भी अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकता है। तो यही हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। और बात करें अगर उत्तर की तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस विकल्प का जो उत्तर होगा वो चौथा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो उनके प्रतिदिन जीवन के लिए प्रासंगिक हो सकता है। बिल्कुल, आगे पढ़ते हैं। जो यांत्रिक हो और जो निष्क्रिय। हमने क्या कहा था कल की जो पहली क्लास हमने आपसे ली थी उसमें हमने कहा था कि अगर आप कहीं भी आपको निष्क्रिय देखने को मिल जाए, आपको केवल देखने को मिल जाए, आपको मात्र देखने को मिल जाए, ठीक है, आपको सजा देखने को मिल जाए, आपको दंड देखने को मिल जाए, आपको मानकीकृत या मानक देखने को मिल जाए, ठीक है, इस तरीके का कोई भी शब्द देखने को मिल जाए, आपको नकारात्मक पुनर्वलन देखने को मिल जाए, ऐसे बहुत से शब्द हैं। ठीक है, अगर आपको ये शब्द देखने को मिल जाते हैं
तो आप उस विकल्प को सीधा ही गलत मार देंगे। हमें संदर्भ से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाना है, ना कि संदर्भ से हटकर। याद रखना इस चीज़ को, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारी जो अधिगम प्रक्रिया है वो जटिल से सरल की ओर ना होकर के सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वो हमारी सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हमारा पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास बच्चों में करना है तो वो किस तरीके से किया जा सकता है? विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा हो सकता है। समक्ष के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता दी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता में बच्चे के अंदर नहीं करवानी है। नेगेटिव में आएगा, केवल आ गया नेगेटिव हो जाएगा, निष्क्रिय आ गया नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो पहला हो गया। आप इस तरीके से सीधे ही प्रश्न काट सकते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आप जो कठिन प्रश्न होंगे फिर आप उस पर अधिक समय दे सकते हैं और वो प्रश्न आसानी से आप लोग हल भी कर सकते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। कि सामाजिक रचनावादी कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिताओं उन्मुख दृष्टिकोण विकसित करना, यानी प्रतियोगिता का दृष्टिकोण विकसित करना। हम कहेंगे कि काटेंगे इसको, प्रतियोगिता ज़्यादा नहीं करवानी है। अन्वेषण संबंधित विद्यार्थी अधिगम के लिए अनुकूलित प्रवेश हो सकता है। कंठस्थीकरण आ गया, मानकीकृत आ गया, दोनों हमने आपको कटवाए थे। रटना नहीं है, ठीक है, चीज़ों को रटना नहीं है। हमें बच्चे के अंदर भय पैदा करके नहीं पढ़वाना है। और कंठस्थीकरण यानी याद नहीं करवाना है। क्या नहीं करवाना है? याद नहीं करवाना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर इसका हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ें, अगर अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं कि बच्चों के विकास प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। अब देखिए कि जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपना पूरा तजुर्बा लगा रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। और डेली आपकी क्लास होगी तो आप ऐसे समझिएगा कि अभी आपकी कितनी तारीख है? 26 अक्टूबर है, ठीक है, 26 अक्टूबर है। और 26 अक्टूबर की अगर बात करें आगे तो आपका पूरी नवंबर है, लगभग 30 दिन की, ठीक है। इसमें भी आपके 5 से 6 दिन हैं और उसके बाद आपकी 14 तारीख को पेपर है तो 13 दिन उसमें भी मान लेते हैं। 18 और 30 48 में हम 45 दिन भी मान करके अगर चलें तो 45 क्लासें इसकी हो जाएंगी। और 45 आगे हम इसके सवाल बढ़ाने भी वाले हैं तो 30 मान लेते हैं अगर, तो भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न सही हो जाएंगे। सोचिएगा आपकी कितने ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। लगभग 1350 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा आप लोग कि जुड़िएगा हमारे साथ, ज़रूर पढ़िएगा। हम आपको वो कंटेंट कराएंगे जिसके लिए आप बने हैं, जो आपके एग्जाम में सीधा आपको देखने को मिल सकता है। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में जल्दी जल्दी से शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्रश्न हुआ नहीं है अभी। आपका प्रश्न है कि बच्चों की विकास प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। एक समान और क्रमानुसार, मतलब सभी बच्चों में एक समान ही होती है। जैसे हर बच्चा जो है बराबर ही बढ़ेगा, बराबर ही कम होगा, सबकी लंबाई बराबर होगी, ऐसा नहीं है। एक समान भी नहीं होगी, अव्यवस्थित भी नहीं होगी। अव्यवस्थित नहीं होगी, व्यवस्थित तरीके से होगी। इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से होगी, सबकी अलग अलग हो सकती है। और एक क्रम के अनुसार होगी, ठीक है, अलग कोई क्रम नहीं होगा उनका। चलिएगा आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि आजकल सिद्धांत को क्रांतिक अवस्था के बजाय संबंधित संवेदनशील अवस्था का प्रयोग करते हैं। यानी बच्चों के लिए आजकल क्रांतिक अवस्था नहीं कहते, उसकी जगह पे संवेदनशील अवस्था कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिएगा अगला क्या है कि पहले देखिए, केवल जहां पर भी मिल जाए आप दोनों को काटिएगा। और विकास स्तर और नियत भी नहीं है तो आप किसका पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा। आप प्रश्न अगर नहीं भी कर पाते तो विकल्पों ने आपको ये प्रश्न करवा दिया। तो इस तरीके से अगर आप प्रश्न काट कर विकल्पों को काट करके उत्तर लगाना सीख गए तो समझिएगा आप बहुत कुछ कर लेंगे। नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि दोनों उम्र में तो लगभग बराबर हैं, लेकिन उनमें जो विकास है, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास, उसमें इनमें अंतर पाया जाता है। तो इसका कारण क्या है? पहला है कि शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब ये होता है कि बच्चे के पहले विकास होता है वो सर से पैर की ओर होता है,
ठीक है। बच्चे का विकास अगर सर से पैर की ओर होता है तो हम कहेंगे कि वो शीर्षगामी सिद्धांत पर आधारित है। समझ में आ गया आपको। दूसरा है समीप दुराभिमुख विकास। इसकी अगर बात करें तो ये तब होता है सिद्धांत जब बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की जब और बच्चे का विकास होता है तो ये होता है। एक रूपता का नहीं होगा इसमें, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर जो होता है उनका विकास अलग अलग होता है, बेशक वो एक ही उम्र के हों। कभी कभी आपने देखा है, आपके साथ भी साथी पढ़कर आए हैं, आप भी पढ़े होंगे, तो आपके हम उम्र ही होंगे। कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा होगा, कोई बोलने में बहुत अच्छा होगा, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके के हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। आगे बढ़े, अगर अगले प्रश्न की बात करें तो बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, हम कहेंगे नहीं। एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, हम कहेंगे नहीं। एक जटिल और स्थिर प्रक्रिया है, नहीं। यह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। सामाजिकरण बच्चों के लिए एक जटिल और एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसके ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे अगर बढ़ें तो अगला है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने और अमूर्त चिंतन करने का कौशल हासिल कर लेते हैं। जिन्हीं बच्चों ने प्याजे की जो हमने क्लास लगाई थी, जिन प्याजे साहब की, वो नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर पड़ी हुई है, आप देखिएगा। आप उस क्लास को करने के बाद में ये प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो ये तीनों अवस्था इनकी नहीं होंगी। लास्ट की जो अवस्था होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक जो है वो अमूर्त चिंतन भी करने लगता है और नई नई खोजें भी करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त चिंतन करने लगता है। और इस चीज़ के लिए पूरी क्लास अगर आपको देखनी है तो जीन पियाजे से संबंधित ये क्लास जरूर देखिएगा। आपका वो क्लास देखने के बाद में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला है कि पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संतुलित करता है, यानी परिवर्तन करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया आपकी समायोजन कहलाती है, ना कि ये सब। पाढ़ का मतलब क्या होता है? पाढ़ का मतलब होता है कि जब किसी बड़ों के द्वारा हमें कोई सहायता दी जाती है, वो पाढ़ कहलाती है। अधिसंज्ञान यानी स्वयं के द्वारा जब कोई विचार किया जाता है उससे रिलेटेड हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़े अगर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं। पढ़ते हैं क्या क्या है कि किसी स्थिति के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनात्मक के आधार पर संगठित बनाना, या मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, दूसरों के अनुभवों और सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से करना। तो मुझे इसमें तीसरा सही है इसका। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े अगर अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दिया जाता है। तो हमने आपसे कहा है कि अगर कहीं भी आपको वाइगोत्स्की के रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका हो और उसमें आपको समाज ध्यान रखना है, ठीक है, सामाजिक ध्यान रखना है, सांस्कृतिक उपकरण ध्यान रखना है। ये आप लोग लिख भी सकते हैं साथ में। हमने आपसे कल कहा था कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक लिख सकता है, मिल जाएगा आपको। सामाजिक सांस्कृतिक आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आपकी तो पाढ़, आपका इसके फोल्डिंग, ठीक है, बड़ों के द्वारा सहायता, बड़ों से सहायता, भाषा की प्रधानता। अगर आपको इस तरीके का कोई भी शब्द देखने को मिल जाता है और एक आपका है सहयोग, इस तरीके से कोई भी शब्द अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आप सीधा वाइगोत्स्की साहब पर ही टिक मारेंगे। ठीक है। अब देखिएगा क्या है कि वाइगोत्स्की किस पर आधारित है, किसको महत्व दिया गया है। तो सस्वर पाठन रटने पर तो आपको नहीं, किसी ने भी नहीं दिया है। इनाम और सजा पर किसी ने नहीं दिया, प्रतिक्रियाओं पर किसी ने नहीं दिया। तो उसका जो उत्तर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। यानी कि आप अगर प्रश्न भी करते रहेंगे तो भी आपका कुछ भी एग्जाम में आउट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लास आपकी जल्द ही आने वाली है कंटेंट की। कंटेंट में आपको कल मैथ की क्लास मिलेगी और उसके बाद आपको एक ईवीएस की क्लास मिलेगी, फिर आपकी साइंस क्लासें शुरू होंगी। अगला प्रश्न है हमारा कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकी, धावकों और अभिनेताओं में कौन सी बुद्धि अधिक होती है। तो इनके अंदर शारीरिक गतिक
संवेदनात्मक बुद्धि अधिक होती है, क्योंकि ये देखिए सारी धावक जो है नर्तकी है शरीर का अधिक प्रयोग करती है, धावक भी शरीर का अलग प्रयोग करते हैं, अभिनेता भी काफ़ी ज़्यादा संवेदनात्मक और शरीर का प्रयोग करते हैं। तो इनमें जो बुद्धि पाई जाती है वो तीसरे नंबर की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, अगला है हमारा कि यह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है, नहीं लड़कों के लिए कक्षा में लड़कों के लिए एक बात कही शिक्षक ने कि पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। तो ये किसको बढ़ावा देता है? तो जब कहीं भी आपको ये मिल लगे कि लड़का और लड़की के बीच भेदभाव हो रहा है या प्राचीन समय से इस तरीके का भेदभाव चल रहा है, लड़के को अधिक प्रधानता दी जा रही है, तो आप उसको कहेंगे जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर समानता समता इसके बारे में कंप्लीट टॉपिक ही हम आपको करा देंगे, लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी रूढ़िवादिता यानी कि कोई ऐसी रीत चली आ रही है जिसमें लड़के को अधिक प्रधानता दी जा रही है, तो हम उसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा। अगला है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना नहीं, हमें बच्चों की तुलना नहीं करनी है। ठीक है, हमें बच्चों का तुलना नहीं करनी है, वर्गीकरण नहीं करना है, उन्हें बांटना नहीं है। ठीक है, अब देखिए चिंता और भय दोनों आ गए कि मूल्यांकन और आकलन का प्रथम उद्देश्य क्या है कि बच्चों का तुलना करना, उनमें भय पैदा करना, चिंता उत्पन्न करना। ऐसा नहीं है। मूल्यांकन द्वारा बच्चे स्वयं मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए, ये गलत है, स्वयं मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता? पृथकीकरण और नामीकरण हम आपसे कहेंगे कि ये समावेशी शिक्षा का पालन नहीं करता। समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सभी को लेकर के साथ में लेकर के जब कोई शिक्षा दी जाती है सभी के लिए समान रूप से, तो हम कहेंगे कि वो एक समावेशी शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा। जैसे आपकी एक कोई कक्षा लगी हुई है, उसमें एक बालक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, एक अमीर है, एक तमिलनाडु से है, एक केरल से है, एक बेंगलोर से है, एक पंजाबी अच्छी बोलता है, एक दृष्टिबाधित है, एक को बोलने में समस्या है, एक मानसिक रूप से कमज़ोर है, एक मानसिक रूप से काफ़ी औसत बच्चा है और एक प्रतिभाशाली बच्चा है। तो इस तरीके की बच्चा जब एक क्लास में बैठता है तो उसमें से जो क्लास बनती है वही हमारी एक समावेशी कक्षा की क्लास कहलाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभव को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? यानी कि बच्चे कौन से बच्चों के जो अपने अनुभव है वो साझा कर सकते हैं। देखते हैं कि सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने के लिए हतोत्साहित तो हमें बच्चे को करना ही नहीं है, सीधा काटिएगा। केवल लिखा है सीधा काटिएगा, केवल लिखा है सीधा काटिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। अब बताइए इसमें कहाँ ज़्यादा फिर पढ़ने की ज़रूरत है? आप लोग कहते हैं सीटेट एग्ज़ाम कठिन होता जा रहा है, बस आप विकल्पों को काटना नहीं जानते हैं। अगला है कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभाशाली बच्चे को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तुम नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। आवश्यकता तो है ना, हर आदमी को थोड़ा कुछ ना कुछ गलती तो हर व्यक्ति करता है, तो अब ऐसा तो नहीं कि बच्चा पढ़ने में अच्छा उसे कुछ करवाए ही ना। अगला है कि प्रतिभाशाली बच्चे को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल रूप से कार्य देना चाहिए, नहीं। प्रतिभाशाली बच्चे को बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, ऐसा भी नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज किया जाता है, ये बात सही है, चौथा हमारा सही हो जाएगा। कि कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ में भी जो काफ़ी ज़्यादा होशियार बच्चे आप लोग ही रहे होंगे, तो आपको टीचर और बच्चों की वजह से वो चीज़ें नहीं दे पाया होगा जो आप डिजर्व करते थे। अब मान के चलिएगा कि आप क्लास में हैं, आपको वो चीज़ें आती हैं, जैसे मान के चलते हैं कि स्थानीय मान आपको आते हैं लेकिन और बच्चों को नहीं आते, तो टीचर बच्चों को जो और बच्चों को नहीं आते उसी तरीके से स्थानीय मान ही सिखाएगा और आपको भी वही पढ़ना पड़ेगा जबकि आपको आते हैं। हो सकता है इसकी जगह आपको कुछ और चीज़ें दी जाएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिया जाता था पहले। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो प्रतिभाशाली बच्चा इसमें पिछड़ जाता है, उसे वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। अगला हमारा है कि बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो उनके लिए अप्रासंगिक हो, अप्रासंगिक का अर्थ गलत हो जाता है, जो वह पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात हो और जो उनके वर्तमान स्तर संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। ये भी नहीं, बहुत परे होगा तो वो कैसे समझेगा? जो उनके लिए अज्ञात होगा, थोड़ा बहुत तो ज्ञात होता है, यानी कि जो बच्चे पहले से जिन चीज़ों को समझते हैं वो उनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न 100% आपके सीटेट एग्जाम में आएगा, इस चीज़ को हम लिख करके आपको दे सकते हैं।
प्रश्न क्या है कि संवेग और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, संवेग और संज्ञान, भाषा और विचार, ये शब्द आप लिखिएगा, भाषा एवं विचार, संज्ञान और संवेग, ठीक है, भाषा और विचार। अगर ये प्रश्न आते हैं, ये दो शब्द आते हैं, ये एक दूसरे से जटिल रूप से निर्भर होते हैं, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, परस्पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से ये स्वतंत्र नहीं होते। बस यहीं पर आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, हम कहेंगे कि नहीं होते। संवेग संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही बात है। संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालता है, परंतु संवेग संज्ञान पर प्रभाव नहीं डालता, ये गलत हो जाएगा कि संज्ञान संवेग पर तो प्रभाव डालता है लेकिन संवेग संज्ञान पर प्रभाव नहीं डालता, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि विद्यार्थियों द्वारा निर्मित क्रांतियां से निपटने, भ्रांतियां होगा यहाँ पे, ठीक है, वो एक दो मिस्टेक जो होती है वो टाइपिंग में हो जाती है, इसकी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, कि विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए संरचनात्मक दृष्टिकोण को क्या सुझाव देता है, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है इसके लिए। उन्हें अनदेखा करना चाहिए, नहीं। निष्क्रिय दिया गया है, नहीं। सजा दी गई है, नहीं। ये आपका उत्तर हो जाएगा, बस इतना करना है आपको। अगला है कि सामाजिकरण डैश डैश प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न अवस्थाओं को आपसी संबंध है। तो सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो एक महत्वपूर्ण है, आपसी संबंध के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास आपके यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आगे ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते रहेंगे और जैसे ही आपकी CDP प्लस पेडागोजी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, हम इसके बाद आप लोगों के लिए मैथ, साइंस और EVS और SST, इन चारों सब्जेक्ट की आपकी वो क्लासें शुरू कर दी जाएंगी। हिंदी पेडागोजी भी आपकी जो है उस CDP प्लस पेडागोजी में ही कवर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अपना पढ़ते रहिएगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।